वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 14 दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डू द लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इफेक्ट कौन से होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कराना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लास 7 में हमने पढ़े हुए थे कुछ इफेक्ट जो थे इलेक्ट्रिक करंट के। क्या आप लिस्ट बना सकते हो उन इफेक्ट की? क्लास 7 में भी है ना आपका करंट से रिलेटेड चैप्टर, आपने वहाँ पे इफेक्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के। तो क्या इफेक्ट है जो करंट जो है प्रोड्यूस करता है जब वो फ्लो करता है किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से। कंडक्टिंग सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से करंट अगर पास करे तो उसके करंट के पास होने से उस वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपको लेनी है 2 कार्बन रॉड्स। कहाँ से? डिस्कार्डेड सेल्स। आपने देखा होगा बैटरी के सेल्स होते हैं, घड़ी में जो सेल्स हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं उसके अंदर देखा कभी कार्बन की ब्लैक सी रॉड्स होती हैं, वो आपको चाहिए। आपने उनकी मेटल कैप्स को सैंड पेपर के साथ क्या करना है, साफ़ कर लेना, अच्छे से क्लीन कर लेना है। और आपने रैप करनी है कॉपर की वायर्स उन मेटल कैप्स के ऊपर। किसकी मेटल कैप्स? कार्बन रॉड्स की। और उन्हें जॉइन करना है बैटरी के साथ। और ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो आपके रॉड्स हैं ना, इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं। ये जो आपकी रॉड्स जो आपने निकाली हैं डिस्कार्डेड सेल्स से, इन्हें आप इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं। तो आपने देखे यहाँ पे एक साइड पे आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, दूसरी साइड पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है बैटरी के। किसको? इन रॉड्स को। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक कप वाटर का लेना है ग्लास में या प्लास्टिक बाउल में, और उसमें ऐड करना है 1 चम्मच साल्ट। ठीक है, जहाँ कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए लेमन जूस की उस पानी के अंदर, ताकि वो ज़्यादा कंडक्टिंग बन जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कंडक्टिंग नहीं होता। ठीक है, वो कंडक्टिंग नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कोई भी एसिड या साल्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर आपका ये कंडक्टिंग है भी, आपका जो वाटर आपने लिया है अगर वो कंडक्टिंग है भी, तो उसको ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए जहाँ तो उसमें आप साल्ट ऐड कर दीजिए 1 चम्मच, जहाँ उसमें कुछ ड्रॉप डाल दीजिए लेमन जूस की। अब आपने क्या करना है, इमर्स करना है इलेक्ट्रोड को इस सोल्यूशन में। मीन्स आपने डिप करना है इलेक्ट्रोड्स को इन सोल्यूशन में। इतना आपने श्योर रखना है कि जो मेटल कैप्स हैं कार्बन रॉड की वो पानी के बाहर होनी चाहिए। रॉड्स जो हैं वो पूरी डिप नहीं होनी चाहिए। ऊपर से जो उसकी कैप्स हैं जहाँ पे आपने उसको वायर के साथ कनेक्ट करके बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, वो डिप नहीं होनी चाहिए पानी के अंदर। अब आपने 3 से 4 मिनट तक वेट करना है और ऑब्जर्व करते रहना है उन इलेक्ट्रोड को ध्यान से। तो क्या आपने नोटिस किया कोई गैस बबल जो थे वो प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रोड के पास? क्या हम कह सकते हैं कि कोई चेंज हुआ है सॉल्यूशन में? वो केमिकल चेंज है। आपको याद है डेफिनेशन केमिकल चेंज की जो आपने 7th क्लास में पढ़ी है? आपको पता है ना केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट जो होता है वो बनते हैं। तो यहाँ पे क्या कोई नया प्रोडक्ट बना है, कोई केमिकल चेंज हुआ है सॉल्यूशन के अंदर? यही हमने देखना है। अब आपको पता जो रॉड्स थी, कार्बन रॉड्स थी, वो किसके साथ कनेक्टेड थी? आपकी बैटरी के साथ। तो जब वहाँ से करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो थी वो उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से पास हुआ तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई। मीन्स कोई ना कोई रिएक्शन हुई, उसका केमिकल रिएक्शन हुई। इसका हमें कैसे रिजल्ट मिला? बबल्स थे वो किसी गैस के, वो कहाँ पे बनना शुरू हो गए? इलेक्ट्रोड्स के अब आसपास, जहाँ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो बबल्स बनेंगे आपकी, जब ये रिएक्शन करेंगे आपकी, तो ये यहाँ पे बबल्स बनेंगे। और बबल्स किसी गैस के हैं जो इलेक्ट्रोड्स पे बन रहे हैं। और डिपॉजिट जो है मेटल के वो दिख सकते हैं आपको क्लियरली। जो डिपॉजिट बन रहा है, जो चीज़ आ रही है, सेटअप हो रही है इलेक्ट्रोड्स पे, इन रॉड्स पे आपको क्लियरली दिखेगी। चेंज जो है कलर सोल्यूशन का वो भी होगा। रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगी कौन सा सोल्यूशन है, कौन से इलेक्ट्रोड जो है यूज़ है। ठीक है, मीन्स अगर आपकी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है तो इनमें से ऐसी चीज़ें होना मुमकिन है। कलर चेंज हो सकता है आपके कंडक्टिंग सोल्यूशन का, कोई ना कोई चीज़ जो है वो डिपॉजिट हो सकती है इलेक्ट्रोड्स पे, वो आपको क्लियरली दिखेगी। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, साथ में कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। और भी केमिकल इफ़ेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट जहाँ कहाँ से मतलब जाता है, पास करता है किसी भी कंडक्टिंग सोल्यूशन में, तो और भी बहुत सारे केमिकल इफ़ेक्ट होते हैं। ये तो केमिकल इफ़ेक्ट हमने अभी डिस्कस किए जो हमने एक्टिविटी की उसकी अकॉर्डिंग, और भी बहुत सारे होते हैं।
अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे सब टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? प्लेटिंग से आपको लग रहा है जैसे किसी की कवरिंग करनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक कवरिंग करनी है। आपको पता है कि जो ब्रांड न्यू साइकिल होते हैं उनके, हम देखेंगे न्यू साइकिल जो आते हैं उनके हैंडल बार शाइन करते हैं, व्हील रिम्स होती हैं, और ये एक्सीडेंटली अगर स्क्रैच हो जाए, जो शाइनिंग कोटिंग होती है उसके ऊपर वो उतर जाती है। आप बोलते हैं ना, नया नया साइकिल है, कोई भी नई चीज़ लाते तो उसको स्क्रैच नहीं होने देते, क्योंकि अगर स्क्रैच होगा तो उसकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, उसका शाइनिंग सरफेस जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। तो आपने देखा होगा वुमेन यूज़ करती हैं, जो गहने वगैरह यूज़ करती हैं, ऑर्नामेंट्स जो किसके बने होते हैं, गोल्ड के। ठीक है, जब उन्हें बार बार यूज़ किया जाता है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को जब बार बार यूज़ किया जाता है तो उनकी जो गोल्ड के ऊपर जो कोटिंग है ना वो धीरे धीरे उतरने लगती है। जब न्यू गोल्ड लाते हैं तो वो कितना शाइन करता है, लेकिन धीरे धीरे जो उसकी शाइनी अपीयरेंस है वो कम होने लगती है। उसी तरह सिल्वर में भी होता है और बहुत सारे मेटल में भी यही सेम केसेस होता है। इन सभी केसेस में मेटल के ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है किसी दूसरे मेटल की। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो लेयर होती है एक मेटल की वो कैसे डिपॉजिट कर सकते हो आप दूसरी लेयर के ऊपर। मीन्स एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को चढ़ाया गया है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? चलिए देखते हैं खुद से, यहाँ पे देखेंगे हम, एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है 14.7। आपको इसके लिए चाहिए कॉपर सल्फेट और 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए जिनका साइज़ 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेड्थ आपको बताई है। उसके बाद 250 ml तक आपको डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, क्लीन और ड्राई सूखे बीकर में डिज़ोल्व करने हैं आपने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट की उसके अंदर। ठीक है, 250 ml के अंदर 2 चम्मच आपने कॉपर सल्फेट ऐड करना है। उसके बाद ऐड करनी है कुछ सोल्यूशन, किसका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, ताकि वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। याद रखिए यहाँ पे आप एसिड ऐड कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एसिड ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा सोल्यूशन जो है आपका कंडक्टिंग होगा। क्लीन कीजिए कॉपर की जो आपने प्लेट्स ली हैं, सैंड पेपर के साथ उन्हें साफ़ कर लीजिए। अब उन्हें भी डिप कर दीजिए पानी में। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपने उनको ड्राई करना है। कनेक्ट करना है कॉपर की प्लेट को टर्मिनल जो है बैटरी के। ठीक है, और उनको रखना कहाँ पे है, इन कॉपर की प्लेट को डिप कहाँ पे रखना है, आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, जो आपने सोल्यूशन बनाया है, इन कॉपर की प्लेट्स को उसमें डिप रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिगर में दिखाया गया है, ये आपकी कॉपर की प्लेट है, ये आपका कॉपर प्लेट का सल्फेट का सोल्यूशन है, और ये आपका बैटरी है जिसके साथ कनेक्ट किया है ताकि करंट यहाँ से पास करे। जब ये सब सेटअप हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, करंट को पास होने देना है कोई 15 मिनट तक इस सोल्यूशन के अंदर से। उसके बाद आपने रिमूव कर देना, हटा देना है उन इलेक्ट्रोड्स को। कौन से इलेक्ट्रोड्स को, कॉपर प्लेट्स को उस सोल्यूशन में से निकाल देना है और उन्हें ध्यान से देखना है क्या उनमें कोई डिफरेंस आई है, क्या उनमें कोई फ़र्क पड़ा है, उनके कलर में कोई फ़र्क पड़ा है, क्या उनका कोई साइज़ चेंज हुआ है, आपको क्या कोई कोटिंग उसके ऊपर दिखाई दी, कौन सा कलर था कोटिंग का, नोट करना है। और टर्मिनल जो है बैटरी का वो कौन से इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड था ये भी याद रखना है। पॉजिटिव टर्मिनल कौन से इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड था, नेगेटिव टर्मिनल कौन से इलेक्ट्रोड के साथ, इलेक्ट्रोड में कॉपर प्लेट के साथ कनेक्टेड था। जब इलेक्ट्रिक करंट आपका पास होता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से, तो जो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो ब्रेक हो जाता है कॉपर और सल्फेट में। आपको बता दें, आपके कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ये आपका कॉपर, ये सल्फेट, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं जब करंट यहाँ इन दोनों में से पास हो जाता है। कॉपर के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सल्फेट के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो फ्री कॉपर होता है वो कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, उस इलेक्ट्रोड की साइड जिस पे नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा। अब मैंने आपको बता दिया कॉपर का चार्ज पॉजिटिव है, सल्फेट का नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है वो कॉपर की साइड जाएगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपका सल्फेट का वो उसकी साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन लॉस जो हुआ कॉपर का, कॉपर सोल्यूशन में से लॉस तो हुआ ना। आपने यहाँ पे देखा जो कॉपर था वो इलेक्ट्रोड के साइड पे गया जो कनेक्ट था नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ, और उस पर डिपॉजिट हो गया। लेकिन कॉपर को तो लॉस हो गया क्योंकि यहाँ से कॉपर निकल के वहाँ पे चला गया, उस रॉड पे गया जो रॉड किसके साथ कनेक्टेड है, आपके नेगेटिव टर्मिनल के साथ।
तो कॉपर तो यहाँ से कम हो गया, सोल्यूशन में तो सिर्फ आपका सल्फेट रह गया। तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड था, जो आपने कॉपर की प्लेट रखी थी सोल्यूशन के अंदर, वहाँ से इतना ही अमाउंट, जितना अमाउंट जहाँ सोल्यूशन में से कॉपर का निकला, उतना ही अमाउंट कॉपर का जो था वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। कहाँ से? कॉपर प्लेट से। मीन्स आपकी जो रिएक्शन थी वो बैलेंस रही, मतलब जो आपका लॉस हुआ था कॉपर का सोल्यूशन में से वो रिस्टोर हो गया, मीन्स पूरा हो गया। जितना कॉपर वहाँ पे डिपॉजिट हुआ एक रॉड पे, उतना ही दूसरी रॉड से डिसॉल्व हो गया उस सोल्यूशन के अंदर। और इसी तरह आपकी प्रोसेस जो थी वो कॉन्टिन्यूसली चल रही थी। इसका मतलब कि कॉपर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया एक इलेक्ट्रोड से दूसरे में। एक इलेक्ट्रोड जो था एक कॉपर की प्लेट से, कॉपर जो था डिसॉल्व हो गया सोल्यूशन में से, और जो सोल्यूशन वाला कॉपर था वो आपकी दूसरी कॉपर प्लेट के ऊपर चला गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस में क्या हुआ, एक लेयर जो थी मेटल की वो मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई। और ये जो प्रोसेस होती है आपकी डिपॉजिट करने की लेयर किसी डिज़ायर्ड मेटल की, वो भी दूसरे मटेरियल के ऊपर, वो भी किसका यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स कवरिंग करना। प्लेटिंग का मतलब कवरिंग करना, ना कि किसका यूज़ करके, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। ये तो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ये तो मोस्टली यूज़ की जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है। ये बड़ी जगह यूज़ की जाती है, ये इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है कोटिंग करने के लिए मेटल के ऑब्जेक्ट को, किसके साथ, थिन लेयर किसकी, अलग मेटल्स की, ताकि उनकी जो मशीन्स वगैरह हैं इंडस्ट्री की वो जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो। ताकि क्योंकि आपको पता कोई भी मेटल जो है जल्दी डिस्ट्रॉय कोई भी हो सकता है, तो वो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो इसलिए उस पर क्या की जाती है, लेयरिंग की जाती है। लेयर जो होती है मेटल की वो डिपॉजिट की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, कि कौन सा मेटल है उसमें कौन सी चीज़ की कमी है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, क्रोमियम हो गया आपका। क्रोमियम की प्लेटिंग जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे की जाती है, जैसे कि कार के पार्ट्स हो गए, बाथ टैप्स हो गए, किचन गैस बर्नर हो गए, बाईसाइकिल के हैंडल बार हो गए, व्हील के रिम्स हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे किसकी प्लेटिंग की जाती है, क्रोमियम की। क्योंकि क्रोमियम का जो प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत शाइन करता है। क्रोमियम की क्या है, शाइनी अपीयरेंस होती है, और ये जल्दी क्रॉड भी नहीं होता। क्रॉड मीन्स इसको जंग नहीं लगती। ये रेजिस्ट करता है स्क्रैचेस से, मतलब स्क्रैचेस से बचाव करता है खुद का, मीन्स उसको ईजिली स्क्रैच भी नहीं लगते। और क्रोमियम जो है वो आपका एक्सपेंसिव भी है और इकोनॉमिकल नहीं है कि वो हर एक ऑब्जेक्ट पे यूज़ किया जाए क्रोमियम का, क्योंकि ये इतना महंगा है, कॉस्टली है, तो हर एक ऑब्जेक्ट पे क्रोमियम की लेयरिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है जो किसका हो, जिसका मेटल कौन सा हो, चीपर मीन्स सस्ता हो, और ऑनली कोटिंग चढ़ाई जाती है क्रोमियम की, जस्ट कोटिंग, पूरा का पूरा मेटल हम नहीं चढ़ाया जा सकता। बोलते हो ना आपकी पानी चढ़ाया जाता है, उसी तरह इसी को मतलब थिन लेयर, बहुत ही पतली लेयर चढ़ाई जाती है क्रोमियम की, ताकि हर कोई उसे एफोर्ड कर सके। ज्वेलरी जो बनाते हैं, ज्वेलरी जो बनाई जाती है, ज्वेलर क्या करते हैं, मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट। जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी करते हैं, सिल्वर और गोल्ड की, किस पे, कम एक्सपेंसिव मेटल पे। ये ऑर्नामेंट जो होते हैं इनकी अपीयरेंस जो होती है सिल्वर और गोल्ड की तरह ही होती है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। आपने कई ऐसे देखे होंगे ऑर्नामेंट, देखने में लगते हैं जैसे सिल्वर के हैं या गोल्ड के हैं, लेकिन वो इतने महंगे नहीं होते। क्यों नहीं होते, उन पे जस्ट लेयरिंग, एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, वो रियल में ना ही सिल्वर है ना ही गोल्ड होते हैं। टिन कैन जो हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए फूड के, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी होती है, टिन की, इस पे आयरन पे। टिन जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है आयरन से, इसीलिए फूड जो है हम उस पर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इससे खाना जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता आयरन के, और खाना जो है वो बच जाता है ख़राब होने से। आयरन जो हमें पता है आयरन का यूज़ होता है ब्रिजेस, पुल वगैरह बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, क्योंकि आयरन के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मजबूती अच्छी होती है, ये ईजिली जो होता है डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन आयरन की को जंग बड़ी जल्दी लग जाती है, उसकी क्रोजन हो जाती है, रस्टिंग होती है उसमें, इसीलिए आयरन के ऊपर कोटिंग जो है जिंक की वो की जाती है, उसको बचाने के लिए, किससे, क्रोजन से, या रस्ट से, रस्ट नहीं बनता उसके ऊपर। तो आपने देखा कि ये जो इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल इफ़ेक्ट जो था, ये भी तो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी तो केमिकल इफ़ेक्ट ही है, तो ये कितना फ़ायदेमंद है।
मतलब कितना मतलब अच्छे से कोई भी अगर ऑर्नामेंट ही खरीदना हो जो गोल्ड या सिल्वर के नहीं खरीद सकता, तो उसी की तरह पेरेंट्स देने वाले किसी और मेटल द्वारा भी खरीदा जा सकता है। इसका कहने का मतलब कि केमिकल इफेक्ट जो होते हैं करंट के वो अच्छे भी होते हैं, हमेशा बैड भी नहीं हो सकते। तो इसके साथ ही ये जो आपका चैप्टर है केमिकल इफेक्ट वो आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।